हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए एंड होपफुली वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। अब जो मैं क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन होंगे, है ना। सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे। डेफिनेटली जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे पहले से उन्होंने अब तक तो काफ़ी कुछ कर लिया होगा, तो ये मिक्स क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी तक हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे वो ईएमटी के थे, चाहे वो स्टैटिस्टिकल, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक, इनके हमने सब्जेक्ट वाइज कर लिए। अब हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और ये भी उतने ही यूजफुल होने वाले हैं जितने पहले के क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए यूजफुल थे। तो इन मिक्स क्वेश्चन के ऊपर आपको करीबन 6 से 7 लेक्चर मिलने वाले हैं, जिनमें जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनसे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी होगी। अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इन वीडियोस को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन आपके बहुत कम रहते हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होती है और जो और भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें हमें बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। एक पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है और उसकी काइनेटिक एनर्जी लैम्डा है। हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी जाए कि इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 70% से रिड्यूस हो जाए। तो आपको यहाँ पर डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है वेवलेंथ का वो आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी, और आप इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो 2me। ठीक है। अब आपको वेवलेंथ का रिलेशन दे रखा है कि जो नई वेवलेंथ है वो 75% हो जाती है, रिड्यूसेस टू 75%। 75% का मतलब हो गया 3/4, तो 3/4 ऑफ इनिशियल वेवलेंथ। अब इसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला सेट कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये हो जाएगा h अपॉन 2m, ये हो जाएगा e प्राइम, और यहाँ आ जाएगा 3/4 और अगेन h अपॉन √2me। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये वाला h और ये वाला h कट गया, 2m से 2m कट गया। अब आपको करना है दोनों साइड स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 1 अपॉन e प्राइम, ये हो जाएगा 9/16, 9/16, और यहाँ पर आ जाएगा e। आपको निकालनी e प्राइम की वैल्यू, तो e प्राइम की वैल्यू हो जाएगी e, और यहाँ आ जाएगा 16/9। क्या आ जाएगा 16/9। तो ये तो हमारे पास e प्राइम की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में ये भी दिया है, ऑप्शन में आंसर आप ये भी लगा सकते हो। अब इसमें आपको ये पूछा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी जो आप दोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब पहले की एनर्जी का कितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो पहले की एनर्जी का कितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा e प्राइम अपॉन e इक्वल्स टू हो जाएगा ये 16/9। तो e प्राइम अपॉन e -1, यहां पर 16/9 -1। ठीक, तो यहां से आपके पास बनेगा e प्राइम माइनस e अपॉन e, तो ये हो जाएगा 7/9। कितना हो जाएगा 7/9। तो आपने जो एक्स्ट्रा दिया वो एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, 7/9 e दिया, है ना। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने टाइम्स में, तो आंसर ये आ जाएगा 16/9 जो कि ऑप्शन है बी। तो ये गलत है अगर आप इसके यहां तक निकाल रहे हो। आपको ये पूछा जा रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आएगी 7/9e, है ना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, इसको आप ध्यान रखना, अदरवाइज आसान है फॉर्मूला लग के, बस ये लाइन का मतलब समझ गए तो फिर क्वेश्चन सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है टू स्क्वायर वेल्स हैव सेम विड्थ। दो स्क्वायर वेल है, दोनों की जो विड्थ है वो सेम है। एक ये मान लेते हैं अपन और एक ये मान लेते हैं। इसकी विड्थ भी लेट सपोज a है और इसकी जो विड्थ है वो भी मान लेते हैं वो कितनी है, a है। वेल वन हैज वॉल्स ऑफ फाइनाइट हाइट, तो इस वाले की जो हाइट है वॉल्स की वो फाइनाइट है और इस वाले की जो हाइट है वो इनफाइनाइट है। बोथ वेल कंटेन आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल, दोनों के अंदर आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल है। वन इन ईच वेल, दोनों के अंदर एक एक पार्टिकल है। यहां पर भी एक पार्टिकल है और यहां पर भी एक पार्टिकल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, तो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बताना है। तो फाइनाइट जो पोटेंशियल वेल है उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो क्या कर जाएगा, पेनेट्रेट कर जाएगा इन बैरियर, है ना। वेव फंक्शन उसके लिए पेनेट्रेट करेगा बैरियर के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है।
तो फॉर अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल, फॉर अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल द वेव फंक्शन for a finite potential wall, the wave function penetrates into barrier, wave function penetrates into the barrier, जिसकी वजह से उसका जो कर्वेचर है ग्राउंड स्टेट फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, which reduces the curvature of the ground state wave function, जो इस कर्वेचर का जो इसका रिड्यूस कर देगा कर्वेचर को, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को, कंपेयर टू एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल ऑफ द सेम विड्थ, ये वेल है, वॉल नहीं है, वेल है, ऑफ द सेम विड्थ। तो लोअर कर्वेचर है, उसका मतलब होगा मोमेंटम उसका क्या होगा, कम होगा। तो लोअर कर्वेचर मीन्स लोअर मोमेंटम, लोअर कर्वेचर मीन्स लोअर मोमेंटम, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर E1 जो है, E1 वो लेस देन हो जाएगा E2, तो इसलिए यहां से P1 जो है वो लेस देन हो जाएगा P2। तो दूसरा वाला जो वेल है उसकी जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ग्रेटर फॉर वेल 2, है ना, दो ग्रेटर फॉर वेल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा आपको। यहां पर इस तरह का डायग्राम बनता है, एक बार लेबोरेटरी फ्रेम में बनता है, एक बार ये डायग्राम बनता है लेबोरेटरी फ्रेम में ऐसे, यहाँ एंगल बन जाता है θ1, यहाँ पर वेलोसिटी जाती है v1, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाते हैं, ये वाला हो जाता है v1 sin थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाता है mv1 और ये cos थीटा। तो यहाँ से पहले आप निकालते हो tan θ1, और वो tan θ1 की जो वैल्यू है वो बनती है v1 sin θ1 अपॉन v1 cos θ1। ये लैब फ्रेम में होता है ये डायग्राम, और इसके बाद इसका एक और डायग्राम बनता है, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस तरह का डायग्राम बनता है, यहाँ पर आता है फाई, और यहाँ पर आता है फाई, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v, और यहाँ पर हो गई वेलोसिटी v प्राइम। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, इसको सॉल्व करने पर वो आपको याद रखना होता है। इसको डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है सीधा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो ये आता है tan फाई इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 आता है, m2 अपॉन m1 नहीं आता, है ना। यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है, लैब फ्रेम का यूज करना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बना हुआ है डायग्राम, तो उसका यूज करके फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, उसमें जो लाइंस दी हुई है वो दी हुई है 5000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला है इज यूज्ड अंडर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट का मतलब है थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच अ स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व। तो ग्रेटिंग का क्वेश्चन है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट, तो यहां से आप निकाल लोगे ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट को हम लिखते हैं E प्लस बी से। तो ये E प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस, लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस। तो यहां से E प्लस बी अगर आप निकालोगे तो यहां पर लेंथ कितनी दे रखी है, पर सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो लेंथ हो गई, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 5000। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिखते हैं 10, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से नीचे, तो ये बन गया यहां से हमारे पास
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁴। e प्लस बी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में आ गई है। तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट निकाल लिया हमने। अब उसके बाद हमें पूछा है कि वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है प्लेन ट्रांसमिशन के लिए, है ना, तो ग्रेटिंग से तो इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो होती है ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 90 डिग्री। तो ई प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ई प्लस बी बराबर हो जाएगा लैम्बडा के, और ई प्लस बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी आई है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1। नेक्स्ट, अ हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। Assuming that the negative charge in the hydrogen atom is uniformly distributed in the volume of sphere, उसकी रेडियस दे रखी है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि डी पूछा है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम पोलराइजेबिलिटी से करेंगे। पोलराइजेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला होता है अल्फा, उस पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू होती है 4πε0 a³, जहाँ a जो होता है वो होती है रेडियस। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पोलराइजेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पोलराइजेबिलिटी मतलब डायपोल मोमेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा 4πε0 a³। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 4πε0 a³ और अब इनटू E। P बराबर होता है चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस मतलब डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया 4πε0 d³ और इनटू E। तो हमें निकालनी है D की वैल्यू, तो D हो जाएगा 4πε0, ये हो जाएगा d³ E अपॉन ये हो जाएगा Q का मतलब बेसिक चार्ज। अब 4πε0 जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन K के। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से वैल्यू रखना स्टार्ट करो। तो ये A है भाई, ये A है, ये A है। तो ये लिखा हुआ है a³ और यहाँ भी ये लिखा हुआ है a³। तो ए जो है रेडियस कितनी है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 और उसका कर दिया क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶। उसके बाद के की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज जो बेसिक चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बेसिक चार्ज की हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इस पूरे को हमें सॉल्व करना है और क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻16। ये आंसर आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻16। एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, आंसर ये आएगा, फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला है। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला है और किस तरह से रिलेट करता है वो आपको याद रखना है। याद रखोगे सही रहेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। An electron is accelerated along the y-axis in right-handed coordinate system. Which of the following statement is true for emitted radiation? तो जो accelerated radiation है, तो अकॉर्डिंग टू लार्मोर फ्रीक्वेंसी डायपोल रेडिएशन थ्योरी और डायपोल रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो अकॉर्डिंग टू लार्मोर फ्रीक्वेंसी, लार्मोर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लार्मोर फॉर्मूला एंड डायपोल रेडिएशन acceleration of charge particle along the axis is proportional to sin square theta। अब along the axis है तो in the direction है, along मत रखो, particle in direction of motion।
तो साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां पर ये लिखा है कि अलोंग द एक्सिस है, तो अलोंग द एक्सिस का मतलब हो गया जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो जो यहां पर हमें दिया है कि रेडिएशन किस में इंटेंस करेगा, तो रेडिएशन जो है वो किस में आएगा, रेडिएशन आएगा यहां पर एक्सेलरेशन की जगह इंटेंसिटी लिखो, इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन नहीं इंटेंसिटी करो यहां पर, इंटेंसिटी। तो ये आ जाएगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में तो 0 हो गई, तो इसका मतलब इंटेंसिटी किस में आएगी, वाई जेड प्लेन में आएगी। तो रेडिएशन विल बी मोर इंटेंस इन एक्स जेड प्लेन। ये वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो एक्स जेड आ जाएगा। ये ट्रैवल कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड। तो एक्स जेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.8 mm, दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दिया है 0.8 mm। ठीक है, स्लिट विड्थ जो है वो अलग चीज है और सेपरेशन जो है वो अलग चीज है। तो यहाँ स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन हमें दे रखा है, वो सेपरेशन दे रखा है 0.8, यानी कि हमें b की वैल्यू दी है। तो हमारे पास b की वैल्यू है b, उस b की वैल्यू है 0.8 mm। उसके बाद विड्थ ऑफ ईच स्लिट, तो विड्थ ऑफ ईच स्लिट जो है वो है 0.16 mm। मिसिंग ऑर्डर निकालना है तो मिसिंग ऑर्डर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/m, और ये होता है E + b/m, E + b/e, E + b/e। तो यहां से n की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी E + b/e इंटू m, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो मिसिंग ऑर्डर का निकालना है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.8 है, और e की वैल्यू कितनी है, 0.16 है। तो n इज इक्वल्स टू, यहां पर हम e की वैल्यू रखेंगे, तो e की वैल्यू है 0.16 और b की वैल्यू है 0.8, और ये वैल्यू कितनी है 0.16 0.16 और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, m से। तो यहां पर ये 0.80 और 86, तो ये हो जाएगा 96। तो यहां से बनेगा 0.96 अपॉन 0.16 m। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 6 m। अब m की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो, तो m इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन रखेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 12 और 18। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर ऑक्सीजन गैस द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 24 × 10⁻³ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, CV की वैल्यू दी है। तो हमें पूछा है इफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो यहां पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है K इक्वल्स टू ईटा CV/m। ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपको निकालना है ईटा। तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी Km/CV। तो K की जो वैल्यू है वो हो गई 24 × 10⁻³ m का मतलब हो गया ऑक्सीजन का मास, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो कितना हो जाएगा 32, और CV की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 38.4 × 10⁻³। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20 × 10⁻⁻6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6। नेक्स्ट, द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट्स द 2p to 2s ट्रांजिशन इन लिथियम इनटू 2 लाइंस विद स्पेक्ट्रल विद सेपरेशन दे रखा है 0.14 आर्मस्ट्रॉन्ग का, यानी कि वेवलेंथ है। तो द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अबव 2 लाइंस, एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा ई की वैल्यू hc/λ² इंटू डेल्टा लैम्बडा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां पर जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸, डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू है 0.14, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻10 हो जाएगा, अपॉन λ², वेवलेंथ रखिए लैम्बडा कितना है 65121।
इंटू 10⁻⁻10, इसका आपने कर देना स्क्वायर। और आंसर आपको किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर चाहिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से भी डिवाइड करोगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.08 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार ये सॉल्व कर लेना भाई, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ES डिनोट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन है ES। और उसके बाद लिखा है द रेशो, एल्यूमिनियम और जेडन जिंक का लिए रेशो निकालना है, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए रेशो निकालना है। तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसका क्या रिलेशन होता है, तो अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास पावर 1/3 के, रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से आपको जो रेशो निकालना है, तो आपको रेशो निकालना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का किसके साथ निकालना है, Zn के साथ। तो ये बनेगा A Zn अपॉन A एल्यूमिनियम, और ये पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो यहां से वैल्यू रख दो आप। तो एटॉमिक मास Zn का है 64 और एल्यूमिनियम का है 27। तो ये हो गया Al और ये हो गया Zn। यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 अपॉन 27, और ये पावर हो गई 1/3। तो इसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब और इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब। तो ये 3/3 कट जाएगा यहां से। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 4:3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4:3, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, the mass density of a certain planet has spherical symmetry but varies in such a way that mass inside every spherical surface with the center of planet is proportional to radius of surface। यहां पर हमें मास का रिलेशन दिया है रेडियस के साथ, और वो क्या रिलेशन दिया है कि गिवन है कि जो मास है वो प्रोपोर्शनल है R, और ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, एक कांस्टेंट आ गया A। तो ये A जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। A जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू प्लेनेट। तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये जो m मास है ये क्या है, but varies in such a way that mass inside every spherical surface within the center at the center of planet। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है Gm अपॉन R²। अब जो कैपिटल M है वो प्लेनेट का मास है, स्मॉल m जो है पार्टिकल का मास है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गिवन है कि जो कैपिटल M है प्लेनेट का जो मास है, ये प्लेनेट के लिए, ये प्लेनेट के लिए, तो ये कैपिटल M है। ठीक है, तो यहाँ से गिवन है कि जो कैपिटल M है वो किसके बराबर है, AR के बराबर। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, F = G, ये स्मॉल m, यहाँ हो जाएगा AR अपॉन ये R² है, तो एक R से एक R कट गया, तो हमारे पास बना F = G और स्मॉल m A अपॉन R। तो यहाँ से जो F है वो रेसिप्रोकल हो गया किसके, R के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। थर्ड क्या आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट, a force is applied on the box 10 kg lying on horizontal surface। एक बॉक्स है, एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, और उस बॉक्स का जो मास है वो है 10 किलोग्राम। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है। व्हाट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नीड टू बी ओवरकम फॉर सेटिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो F बराबर क्या होता है, μR होता है। F जो है वो किसके बराबर होता है, μR। तो यहाँ पर ये हो गया अगर अप्लाइड फोर्स, तो ये हो जाएगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है μR, और ये हो गया mg और ये हो गया R। R की वैल्यू mg के बराबर, तो ये हो जाएगा μmg। तो म्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। मास जो आपको गिवन है वो है 10 kg, और g की वैल्यू आपने लेनी 9.8।
तो ये हो जाएगा 98 और 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19.6। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 19.6। नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला है सीधा। मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एनसेम्बल कंसिस्टिंग ऑफ एन सच सिस्टम। तो ये हमें मीन एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मीन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अलाउड एनर्जी जो है वो n+1/2 h कट ओमेगा है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताना है। स्प्रिंग एनर्जी को का जो कांस्टेंट है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर En की वैल्यू जो गिवन है En, तो En की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है n+1/2 h कट ओमेगा। अब ओमेगा बराबर होता है √k/m। तो यहां से इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएंगे, ये आएगा E = n+1/2, ये हो जाएगा h कट और ये हो जाएगा √k/m। ठीक है, अब ये हो गया, इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन है, गिवन क्या है कि जो k है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और उसकी वैल्यू को चेंज करके लिख दिया 1+ε k, जहां एप्सिलॉन जो है वो लेस देन क्या है 1 है। तो अब जो नया फॉर्मूला बनेगा En प्राइम वो बन जाएगा n+1/2 h कट और k की जगह आप क्या लिखोगे, k 1+ε और अपॉन m, ये लिख दोगे। अब यहाँ पर आपको लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमें गिवन है एप्सिलॉन लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब 1+ε पावर 1/2, तो ये बनेगा 1+ε/2 और इसके बाद जो हायर टर्म्स या स्मॉलर टर्म्स होंगे उनको छोड़ देंगे हम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा n+1/2 h कट और ये √k/m हमने अलग ले लिया और 1+ε का जो रिजल्ट है वो लिख दिया 1+ε/2। बाकी के जो टर्म्स है उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये वाला जो टर्म है ये पहले वाला टर्म बन गया, जो हमारे पास पहले वाली एनर्जी थी वही बन गई एग्जैक्टली ये वाली। तो यहां से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो En प्राइम इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा n+1/2, ये बनेगा n+1/2 और h कट ओमेगा, क्योंकि √k/m ओमेगा के बराबर होगा, और ये बनेगा n+1/2 और h कट ओमेगा और यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन/2। तो हमें पूछा है करेक्शन, तो ये तो इनिशियल हो गई यानी कि E0 की वैल्यू हो गई और ये जो है वो क्या हो गया, करेक्शन हो गया। तो करेक्शन पूछा है हमें, तो करेक्शन पूछा है तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके जो हमें एम्पलीट्यूड है वो दिया गया है। FM जो है वो एम्पलीट्यूड है ड्राइविंग फोर्स का, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, मास ऑफ ऑसिलेटर m है, b डैम्पिंग कांस्टेंट है। रेजोनेंस की कंडीशन में वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बताना है। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या बताना है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड v बराबर होता है AXM, तो ये बराबर होगा ओमेगा XM, सॉरी, तो ये बराबर होता है ओमेगा x। तो यहां से वैल्यू डाल दो आप, तो ये वैल्यू डालोगे तो ओमेगा और ये वैल्यू हो गई FM अपॉन ये पूरी वैल्यू लिखो तो ये हो जाएगा m², ये हो जाएगा ओमेगा² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा b² ओमेगा² और यहाँ पावर 1/2। अब आपको कंडीशन दी है रेजोनेंस की, तो एट रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो हमें दी गई है। तो एट रेजोनेंस में ओमेगा बराबर हो जाएगा किसके, ओमेगा नॉट के। तो ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म होगा कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचेगा ओमेगा FM अपॉन यहाँ आएगा b² ओमेगा² और इसकी पावर 1/2, तो ये स्क्वायर तो यहाँ से कट हो जाएगा, स्क्वायर कट हो जाएगा तो हमारे पास जो बनेगा वो ये ओमेगा नॉट है भाई। तो ये ओमेगा, अच्छा ओमेगा और ओमेगा नॉट बराबर हो गए ना रेजोनेंस की कंडीशन में, तो उसको आप लिख लोगे ओमेगा नॉट। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा FM
और ये बनेगा ओमेगा नॉट और ये बनेगा बी और ओमेगा नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा एफ एम अपॉन बी, एफ एम अपॉन बी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, अ वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन टू पीसेज स्ट्रिंग gets partially reflected and partially transmitted at the junction. The reflected wave is inverted in shape as compared to the incident one. तो देखो ए दो मीडियम है ऐसे, और एक ये हो गया, ये हो गया। तो ये वाला जो मीडियम है ये हो गया डेंसर मीडियम, ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा हो गया, डेंसर, और ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। अब जो वेव है वो ऐसे आ रही है यहाँ से ऐसे, ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है आई, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो इन्वर्टेड हो जाती है। इन्वर्टेड मतलब यहाँ पर फेस चेंज हो गया पाई का, तो यहाँ पर पाई का फेस चेंज हो गया, तो ये इन्वर्टेड हो गई, ऐसे जा रही है। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर डेंसर मीडियम हो और यहाँ पर रेयर मीडियम हो। और ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर ये ट्रैवलिंग, ये ट्रांसमिटेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और यहाँ कौन सी हो गई, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। तो ये रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में मान लो वेलोसिटी है v, और ट्रांसमिटेड जो वेलोसिटी है मान लो v प्राइम। तो ऑब्वियस सी बात है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो सिंस v प्राइम इज इन डेंसर मीडियम, इज इन डेंसर मीडियम, तो ये डेंसर मीडियम में है तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी कम, तो v प्राइम जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, v से। v प्राइम जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, v से, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है इनकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्बडा के, तो v प्राइम अपॉन v इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा। अब v प्राइम अपॉन v जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो ये v प्राइम अपॉन v लेस देन 1 हो गया, तो लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, लैम्बडा प्राइम लेस देन लैम्बडा। तो लैम्बडा प्राइम जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा से कम आ जाएगी। लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो किस में हो जाएगी, वो हो जाएगी वैक्यूम में, यानी कि रेयर मीडियम में, और लैम्बडा प्राइम किस में हो जाएगी, डेंसर में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। और किसके प्रोपोर्शनल होती है पूछा है, तो प्रोपोर्शनल में तो यहाँ क्या आ गया, ये क्यू अपॉन m के प्रोपोर्शनल आ गई। किसके प्रोपोर्शनल आ गई, क्यू अपॉन m के, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि 3 ब्लॉक्स x, y एंड z rest on table. The weight of each block is indicated in the figure. The net force acting on the block y and the force exerted by block z on block y. देखो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप। तो पहले वाले ब्लॉक का बनाओगे जेड का, तो जेड का बनाओगे तो इसका खुद का वेट जाएगा 10g डाउनवर्ड्स, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा यहाँ पर, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन है R1। फिर आप बनाओ किसका, 5 न्यूटन वाले का, यानी कि y का, y का खुद का वेट जाएगा किधर, डाउनवर्ड्स 5 न्यूटन है, तो ये न्यूटन में दी दिया, जी तो क्यों करना है, 10 ही लिखो आप सीधा इसको। तो ये 5 हो गया यहाँ पर, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है x, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ये हो गया R3, और ये उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, मान लो वो नॉर्मल रिएक्शन है R2, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, R2 है। तो ये किसका हो गया, y का हो गया, और y के ऊपर और क्या आ रहा है, y के ऊपर जेड, वाई जेड के ऊपर लगा रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, तो जेड के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन वाई, जेड का खुद का वेट हो गया, वाई भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो ये R2 हो गया। तो यहाँ पर ये R2 आ गया, ये वाला क्या आ गया, R2 आ गया, ठीक है। और अब बनाओ आप x का,
तो x का बनाओगे तो यहाँ पर x का है, ये हो गया 4 न्यूटन, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है R3 यहाँ पर मिल रहा होगा इसको, ये नॉर्मल रिएक्शन R3 यहाँ पर मिल रहा होगा। तो R3 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन। तो R3 की वैल्यू 4 न्यूटन हो गई, तो R2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और प्लस 5 9 न्यूटन। तो R2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 न्यूटन, और R2 की वैल्यू 9 न्यूटन हो गई, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 14 न्यूटन। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 न्यूटन। तो हमें क्या पूछा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक वाई के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो बताना है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक जेड ऑन ब्लॉक वाई, जेड वाई के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो हमें बताना है, जेड वाई के ऊपर। ठीक है, तो जेड वाई के ऊपर कितना लगा देगा, जेड वाई के ऊपर लगा देगा नॉर्मल रिएक्शन, कितनी लगा रहा है, ये लगा रहा है R2, वाई ने R2 लगाई तो ये भी R2 लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगा देगा, 9 न्यूटन अपवर्ड्स। तो ये अपवर्ड्स कितनी लगा रहा है, 9 न्यूटन। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9 न्यूटन आ गया। और उसके बाद द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एफ वाई, तो ब्लॉक वाई जो है उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना होता है, एम ए, और एक्सेलरेशन यहाँ 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू द फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, दोनों के फेज जो हैं वो सेम है, दोनों के जो फेज हैं वो क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो किससे देते हैं हम, ओमेगा अपॉन के, है ना। और ये जो है किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट, किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा बी नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा ई नॉट के। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी नॉट ओमेगा और ई नॉट के, जो कि ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड एंड मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ 4 आइडियल गैसेज आर गिवन बिलो इन द ऑप्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम सभी के लिए क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम कैसे निकालें, तो इसके लिए n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया, और इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी के लिए इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, मतलब जब टक्कर हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बन गया पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये कितना हो गया, एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी। फिर हमें बोला है रेट एट विच मॉलिक्यूल हैज कॉलिजन विद अदर मॉलिक्यूल इज ग्रेटेस्ट फॉर विच ऑफ द ऑप्शन। तो रेट किसके लिए ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा टक्कर किसके लिए होगी। तो हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, रेट ऑफ कॉलिजन, तो रेट ऑफ कॉलिजन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कॉलिजन निकालना है। तो रेट ऑफ कॉलिजन के लिए ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है इसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एन पाई डी स्क्वायर वी। तो यहां से जो आर है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी डी स्क्वायर, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वी डी स्क्वायर। तो हमारे पास एक है डी नॉट, एक है में वेलोसिटी है 2v, और तो पहले वाले में वेलोसिटी है, पहले वाले के इसमें वेलोसिटी है वी नॉट और डायमीटर है डी नॉट, तो ये बनेगा डी नॉट स्क्वायर। दूसरे वाले केस में वेलोसिटी हो गई है 2v नॉट और डायमीटर हो गया डी नॉट बाई 2, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हमारे पास बनेगा वी नॉट डी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास बनेगा वी नॉट डी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। फिर तीसरा वाला आप देखो, तीसरे वाले में ये हो गया वी नॉट और यहाँ हो जाएगा 2 डी नॉट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 वी नॉट और डी नॉट स्क्वायर। फिर फोर्थ आप देखो, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 वी नॉट और यहाँ पर ये बनेगा डी नॉट स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा वी नॉट डी नॉट स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जो रेट है कॉलिजन का वो किस में रहेगा, थर्ड में। थर्ड बोले तो ये वाला वी नॉट और 2 डी नॉट। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर rises steadily through a solution of density sigma at the rate of v. The coefficient of viscosity of the solution. Coefficient of viscosity निकालना है सॉल्यूशन का। तो यहां पर आपको स्टोक्स लॉ लगाना है। तो स्टोक्स लॉ आपको लगाना है, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पर जो नेट फोर्स है वो बराबर होता है किसके, अपवर्ड फोर्स माइनस उसका खुद का वेट, और जो स्टोक्स फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, है ना, 6 पाई ईटा आर वी इसके बराबर होता है। तो यहां पर हम जब निकालेंगे तो अपवर्ड फोर्स जो है वो कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा जी माइनस एम, एम मतलब जो हमारे पास मास है। तो एयर बबल है, एयर बबल का मास जो है वो हम कितना कंसिडर कर लेंगे, 0। तो ये हो जाएगा 0 जी। ऐसे ही यहां पर मास 0 इंटू ए हो गया, और 6 पाई ईटा आर वी, ईटा आर वी, ठीक है। तो अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कट क्या रहा है, यहां से पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से क्या कट गया, एक आर। ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ईटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 और वी। तो 2 आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन 9 वी, 2 आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन 9 वी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 20 अल्फा पार्टिकल्स ईच ऑफ एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 अल्फा पार्टिकल है जिनकी एनर्जी दे रखी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर एक पार्टिकल की। तो टोटल एनर्जी निकाल लो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी। तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल पार्टिकल कितने हैं 20। तो टोटल एनर्जी आ गई 20 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा का मतलब हो गया 10 पावर 6। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। फिर हमें पूछा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर इज 35। एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन करंट, तो आयनाइजेशन करंट की वैल्यू निकालनी है। तो पेयर को कनेक्ट बनाने के लिए एनर्जी चाहिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और टोटल एनर्जी है ये। तो हम यहाँ से नंबर निकाल लेंगे। तो नंबर कैसे आएगा, 20 इंटू 7 इंटू 10 पावर 6 अपॉन इसको डिवाइड कर दिया हमने 35 से। तो यहाँ से 5 और ये 5 चौक 20, तो ये आ गया 4 इंटू 10 पावर 6। तो ये आ गया हमारे पास नंबर। तो हमें निकालने करंट, तो करंट होता है Q अपॉन टी। तो Q हो जाएगा NE अपॉन टी। तो N की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 10 पावर 6, और E जो है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और टाइम जो है वो हम ले लेते हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 13। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 100 किलो हर्ट्ज का स्क्वायर वेव फॉर्म अप्लाई किया जाता है क्लॉक इनपुट के, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, और क्लॉक इनपुट है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्यू आउटपुट बताना है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर सर्किट जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप का है। तो इसके लिए जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज की है, और नंबर ऑफ जो क्लॉक है वो कितना है, 1 है। तो हमारे पास आउटपुट फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है F0 अपॉन 2 पावर n, और n की वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही क्लॉक है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 यानी कि 50। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 किलो हर्ट्ज। आंसर आ जाएगा 50 किलो हर्ट्ज। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।